चाइना इतनी तेज़ी से वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर कैसे बन गया? चाइना ने तकरीबन 50 साल जो है वो इसी किस्म की गुर्बत में गुजारे हैं। ओवर द नाइट ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की। चाइना ने ऐसी कैसी क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की इस लेवल तक आज पहुंच चुके हैं कि यूएस जी। उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते चाइना मार देता है आपको इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल। 60 से 70 करोड़ लोगों को चाइना ने पॉवर्टी लाइन से निकाला है। निकाल है। आपको क्या लगता है कि हम इतने बड़े गैप में कैसे पीछे रह गए? बदकिस्मती आप कह लें कि इसमें हम लोग बहैसियत कौम हम लोग खुद भी कसूरवार हैं। ये जो स्ट्रेटेजी या ये जो मॉडल हम कहेंगे चाइना ने अपनाया, क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में कोई ऐसा मुल्क इस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करे तो वो अपने हालात, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ करप्शन के ऊपर क्लैम डाउन कर। जिस मुल्क में भी करप्शन होती है वो करप्शन आपके मुल्क की जो जड़ें हैं ना वो खोखली कर देते हैं। आज हम चाइना के राइज को समझने की कोशिश करेंगे। ये राइज सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ग्लोबल पावर बैलेंस तक शामिल है। मेरा नाम मोहम्मद जुहैब है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद हसन। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे चाइना एज अ इमर्जिंग न्यू सुपर पावर। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, थैंक यू वेरी मच। चलें सवालात का आगाज़ करते हैं। जी, प्लीज़। सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए ये समझना ज़रूरी है कि चाइना इतनी तेज़ी से वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर कैसे बन गया? अच्छा, इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि चाइना ने जब इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है, हमारे बाद चाइना जो है वो आज़ाद हुआ। और उस वक़्त उससे पहले कभी वो फ्रेंच एम्पायर के अंडर था, कभी यूके के अंडर था, मतलब मुख्तलिफ एम्पायर्स जो इस दुनिया पे रूल करती रही हैं वो उनके अंडर जो है वो रहा है। लेकिन जब चाइना ने मुख्तलिफ स्ट्रगल्स के थ्रू होते हुए आज़ादी हासिल की तो उस वक्त चाइना के हालात टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत पतले थे। चाइना ने तकरीबन 50 साल जो है वो इसी किस्म की गुर्बत में गुजारे हैं। लेकिन वो क्या चीज़ थी कि जिसने चाइना को ओवर द नाइट ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। उनकी एक लॉन्ग स्ट्रगल है, ठीक है। वो 90s तक और 2000s तक जो है वो एक ऐसी स्ट्रगल से गुजरे हैं कि जिस चीज़ का वो इतना इजहार नहीं करते। सो उसमें सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की, अपने लोगों के ऊपर पैसा लगाना शुरू किया और जिससे लेबर फोर्स जो है वो उन्होंने बढ़ाई। लेबर फोर्स बढ़ाई और उन्होंने, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है, वो चाइनीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये लोग सोते नहीं हैं, ठीक है। और माशाल्लाह एक तो हैं भी सारे एक जैसे, तो पता भी कोई नहीं चलता। सो वो है कि वो उन्होंने शिफ्टों में काम करने शुरू किए और वो फिर इस हद तक उन लोगों ने मेहनत की, स्ट्रगल की कि वो अपने पाँव पर आज खड़े और आज वो एक इमर्जिंग सुपर पावर है। यानी वो इस हद, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जनाब वो बात करें। सो सबसे बड़ी उनकी जो लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, उसका इसमें सबसे कलीदी किरदार है कि जिसकी वजह से चाइना आज जो है वो इस जगह पर खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ से ही एक क्वेश्चन मेरा निकलता है कि आपने कहा चाइना की जो बैकबोन कह सकते हैं कि चीप लेबर या लेबर पावर है, जी, ठीक है। आजकल जो चाइना की जो पॉलिसी चल रही है 1 पर चाइल्ड, आई थिंक जो आपको आइडिया होगा जी। लेकिन इस वजह से आपको नहीं लगता कि अगले 10 या 15 सालों में उनकी जो यंग जनरेशन 1 चाइल्ड पर फैमिली है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कैसे लेबर पर पड़ेगा? बिकॉज यही तो उनकी बैक स्ट्रॉन्ग है। अगर यही बैक बोन उनकी वीक होती है तो क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? अच्छा, ये जो लेटेस्ट अपडेट है ना, उसमें चाइना ने जो है वो इस पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी की है। ये 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चेंज हो चुकी है। अब दे आर अलाउड टू रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। उसकी वजह ये है कि उनकी ऑलमोस्ट 70% आबादी जो है, यानी अब तो खैर इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 1.5 अरब के करीब। सो चाइना अब सेकंड नंबर पर है आबादी में। सो लेकिन फिर भी उस 1 अरब से ज़ायद आबादी के इस मुल्क में तकरीबन 60 से 70% आबादी दैट वाज अबव 60, ठीक है। यानी उनके नौजवानों की इतनी किल्लत हो गई थी कि जिसकी वजह से चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को रिविजिट किया, ठीक है। दे रिविजिटेड इट और दे हैव इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट थिंग्स इन इट कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने अब बेहतर करना। सो ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ये ख़त्म हो चुकी है चाइना में अब। सो अब आप ज़्यादा बच्चे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में वही जो रिप्रोड्यूस्ड क्लास होगी वो उनकी वो वर्क फोर्स बन जाएगी और वो उनकी जो दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की हो रही है वो उसमें अपना पार्ट प्ले करेगी। जैसे कि हमें पता है कि चाइना ने 1949 में आज़ादी हासिल की, 47 में पाकिस्तान इंडिया ने भी एग्जैक्टली सेम आज़ादी हासिल की, ठीक है।
तो आपको क्या लगता है कि हम इतने बड़े गैप में कैसे पीछे रह गए? बिकॉज उन्होंने हमसे 2 साल बाद आज़ादी हासिल की और उसके भी 50 साल तक वो लाइक अंडर उसमें रहे। ये बदकिस्मती आप कह लें कि इसमें जो सियासी पार्टीज़ हैं वो भी कसूरवार हैं, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है, इसमें ब्यूरोक्रेसी कसूरवार है, और इसमें हम लोग बहैसियत कौम हम लोग खुद भी कसूरवार हैं। यानी ये एक सारी चीज़ों का एक मजमूआ है, ठीक है, कि जिसकी वजह से आज हमारे ये हालात हैं। और चाइना जो हमसे 2 साल बाद जिसने आज़ादी हासिल की, वो आज वो सुपर पावर, वो बल्कि उसने एक किस्म का ऐलान कर दिया कि मैं सुपर पावर हूँ। अमेरिका की आंखों में आंखें उसने डाल दी हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये पाइल अप हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो आज पाकिस्तान के ये हालात हैं। यकीनन मिसाल ये सुन रखी होगी कि चाइना ने जो है और ये बात हकीकत है कि चंद करप्ट वज़ीरों को उन्होंने ऐसे लाइन में खड़ा करके जनाब शूट किया। तो हमें उस किस्म की स्ट्रिक्ट, अगर हमें कोई ऐसा हुक्मरान मिल जाए कि इस किस्म के करप्ट लोगों को वो उड़ा के रखे, तो फिर शायद हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। सही। स्पेसिफिकली इस बात पर हम बात करें कि चाइना ने ऐसी कैसी क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की कि इस लेवल तक आज पहुंच चुके हैं कि यूएस जो कि सुपर पावर है उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अच्छा, यूएस का आपने जिक्र किया। यूएस की पॉलिसी है लड़ाई झगड़े वाली, ईवल माइंडसेट के साथ। चाइना की पॉलिसी है खामोशी से चुप करके। वो जो एक खामोश मुजाहिद होते हैं ना, जो सामने फ्रंट फुट पे नहीं आते, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है। सो वो चाइना भी उस किस्म का एक वो खामोश सा है, खामोश तबीयत का, नरम मिजाज और मीठा, सामने से दिखने वाला मीठा और अच्छा उसका जो है वो डिस्प्ले है। तो जो यूएसए की पॉलिसी है वो वॉर्स में जाना, और उस ये वॉर्स रिलेटेड उनकी पॉलिसी होती है, और वो हेड ऑन कोलिजन के साथ जाते हैं हर चीज़ में। लेकिन चाइना की जो है, चाइना मार देता है आपको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, ठीक है। सो वो उन्होंने इकोनॉमिकली इस हद तक जो है वो अपने ऊपर काम किया, इस हद तक तरक्की की। आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले, जब से वो आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद से एक ये सुनहरे हरूफ में लिखे जाने वाली बात है कि 60 से 70 करोड़ लोगों को चाइना ने पॉवर्टी लाइन से निकाला है, ठीक है। जो लोग गुर्बत में थे, दोज पीपल हु वर लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन या ओवर द पॉवर्टी लाइन, उसको चाइना ने जो है, जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से 60 से 70 करोड़ लोगों को, 60 से 70 करोड़ लोग, नाम लेना आसान है, ठीक है। सो उनको गुर्बत से जो है वो निकाला। ये जो मॉडल हम कहेंगे चाइना ने अपनाया अपने मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को अबव द पॉवर्टी लाइन लेके जाने के लिए, क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में कोई ऐसा मुल्क इस चीज़ को फॉलो करे या इस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करे तो वो अपने हालात, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ करप्शन के ऊपर क्लैम डाउन करना, ठीक है। जिस मुल्क में भी करप्शन होती है, वो करप्शन आपके मुल्क की जो जड़ें हैं ना वो खोखली कर देते हैं। सो आप करप्शन के ऊपर क्लैम डाउन करें, उसके अलावा फिर आप अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करें, तो आपका मुल्क बिल्कुल तरक्की कर सकता है। इस गुर्बत की लकीर से जो है आप लोगों को निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक भी चाइना एक रोल मॉडल है, इस सेंस में रोल मॉडल है। वो आप उनसे सीख सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी के हाउ डिड दे डू दिस, ठीक है, कि 7 से 70 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत की लकीर से निकाला, ठीक है। सो अगर हम उनसे सीखें, और उनकी वो तो फिर उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि ऐसे लाइन में खड़े होकर उन वजीरों को जो आपने गोली मार देनी है, जिनके ऊपर जो है वो करप्शन साबित हुई है। तो अगर इस किस्म की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई जाए, करप्शन के ऊपर क्लैम डाउन हो, तो बिल्कुल हो सकती है तरक्की मुल्क में। आजकल चाइना एक न्यू मॉडल की तरफ जाना चाह रहा है, डिजिटल यॉन। वो अपनी करेंसी को, यूएस डॉलर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और जो भी ट्रेड्स इकोनॉमी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, किसी भी चीज़ के लिहाज से वो ट्रेड जितने भी बड़े ममालिक के साथ कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो डिजिटल यॉन को प्रेफर करे उस पर। ये क्या चाइना अप्लाई कर पाएगा? बिकॉज अभी तक वो सोच रहा है इस पर। इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि यूएस, जाहिर बात है, यूएस डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है। सारे जो ट्रेड हो रहा है दुनिया में वो अभी तक वो, लेकिन जो एक ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें ये जो सोचा जा रहा है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो है वो एक करेंसी बनाई जाए, और ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज शामिल हैं वो आपस में ट्रेड जो है वो उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर करें। लेकिन अभी ये मुख्तलिफ जितनी भी ये ऑनलाइन करेंसीज हैं जिनका फिजिकली कोई वजूद नहीं है, ये जो जॉन की भी आपने बात की, डिजिटल जॉन, अभी इट वुड टेक टाइम। इतनी जल्दी ये काम मेरे ख्याल से होने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस डॉलर की कमर तोड़ना, वो दैट इज़ अ बिग टास्क। It cannot happen so quickly. चाइना वर्सेस
यूएस की टेक्नोलॉजी के लिहाज से जंग चल रही है। अगर तो आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ को फॉलो किया हो तो चाइना का जो इस बार जो नेशनल डे था ना, उस पे उन्होंने एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग इस सेंस में कि चाइना ने जब से वो आज़ाद हुआ कभी भी अपनी मिलिट्री पावर जो है, मिलिट्री माइट जो है वो कभी शो नहीं की। लेकिन इस बार उन्होंने अपने वो हथियार पता नहीं कहाँ से उन्होंने कब कब बनाए वो निकाल के उन्होंने दिखा दिए। सो वो एक नॉन वर्बल और एक खामोश मैसेज है कि जी अब सिर्फ इजारादारी जो है यूएसए की नहीं चलेगी, अब हम भी जो है वो गेम में आ चुके हैं। सो अगर आप मिलिट्री माइट के हवाले से बात करें तो अगर कंपैरिजन करें यूएसए और चाइना का, तो यूएसए इज़ फार अबव देन चाइना, ठीक है। लेकिन चाइना भी जो है वो तगो दो में है, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर ये है कि वो उनका वो मिलिट्री पे इतना वो नहीं, मिलिट्री पे बहुत लगाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं ना, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर उनका ज़्यादा बिलीव है। ये जो हेजेमोनी लाइक यूएस और चाइना के दरमियान बन चुकी है जी, क्या आपको लगता है कि वेस्ट और ये जो चाइना है ये सेपरेट हो चुका है? लाइक हम कहाँ पे खड़े हैं, चाइना के साथ हैं, यूएस के साथ हैं? बिकॉज हमारे करीब तो चाइना है। हमें जहाँ से पैसे मिलते हैं हम वहाँ खड़े होते हैं, ठीक है। और ये एक आप कह लें नेशनल इंटरेस्ट भी है कि हमें जहाँ से फ़ायदा होगा हम वहाँ पर जाएंगे, डेफिनेट सी बात है, हम कोई साइड्स नहीं लेंगे। सो न्यूट्रल रहना मुश्किल है बड़ा, लेकिन ये है कि अभी की जो आपकी करंट सिचुएशन है वो इसमें ये है कि आप चाइना को भी खुश किए हुए हैं और यूएसए के साथ भी आप जो है वो अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मरासम आपने बनाए हुए हैं। सो देखें ये कब तक चलते हैं। अभी रिसेंटली भी देखा जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो भी टोटली साइबर वॉर थी। वो बिल्कुल साइबर वॉर भी, और दूसरा बिल्कुल हम लोग वो उस ब्रिंक के ऊपर पहुंच चुके थे कि बिल्कुल जंग हो सकती थी, ठीक है, शदीद जंग हो सकती थी। और पाकिस्तान हमारा तो आपको पता है कि हम तो, हमारे पास तो एक ही वो डेटरेंस है कि जी हम बम चला देंगे। तो ये है कि वो इस वजह से फिर अमेरिका की मिन्नतें तरले की गई कि जी जंग रुकवाएं किसी तरीके से। सो ये है कि अब आपकी एक जो साइबर वॉरफेयर, ठीक है, इसके ऊपर आपकी कौन ज़्यादा तगड़ा है वो कामयाबी ले जाएगा, और दूसरा फिर जो है जिसके पास ज़्यादा, जिसने मिसाइल बनाए हुए हैं वो फिर कामयाबी लेगा। चाइना ने डिक्लेयर किया था कि हम 2040 में जाके न्यू सुपर पावर या खुद को डिक्लेयर कर देंगे, बट अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऑलरेडी डिफरेंट लग रही है। बिकॉज 2023 में ही चाइना ने जैसे कि आपने बताया कि उनके इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने अपने मिलिट्री पावर को शो करवाया, टेक्नोलॉजी को अभी तक शो करवा रहा है, इकोनॉमी में वो वैसे स्ट्रांग है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि चाइना बन चुका है, अभी भी हम उसे इमर्जिंग ही कहेंगे या डिक्लेयर कर देंगे? नहीं, अभी भी हम उसे इमर्जिंग ही कहेंगे, क्योंकि मिलिट्री माइट में अभी भी यूएसए इज़, मैंने आपको बताया कि फार अबव देन चाइना। मिलिट्री माइट अभी चाइना वो तगो दो कर रहा है, उस लेवल तक नहीं पहुंचा। अगर मिलिट्री का कंपैरिजन करें ना कि उनके कितने मिलिट्री पर्सनल्स हैं, इनके कितने, इन्होंने कितने बम बनाए हुए, इन्होंने कितने बनाए हुए, तो उसमें ओवरऑल कंपैरिजन में ऑन एवरेज अभी भी यूएसए, वो आप उसको हेजमॉन कह सकते हैं, यूएसए को सुपर पावर कह सकते हैं। चाइना अभी तक इमर्जिंग सुपर पावर ही है, लेकिन हो सकता है आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये जो डिफरेंस है, मे बी दिस डिफरेंस गेट वैनिश्ड, ठीक है, और जो है चाइना जो है वो बाजी ले जाए, ये हो सकता है। आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को भी ये जो डिस्कशन है इस पर समझ आई होगी। थैंक यू सो मच मलिक अहमद आपका हमें ज्वाइन करने का और हमारी ऑडियंस के साथ ये इनसाइट्स शेयर करने का। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।